सिर्फ इंजीनियर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बनिए। द क्लेम हंटर बाय मोहम्मद आसिफ। सिविल इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ही असली पावर है। इसे मास्टर करें द क्लेम हंटर के साथ बाय मोहम्मद आसिफ। जरा सोचिए, बड़े बड़े डैम्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, कंक्रीट और स्टील के इन पहाड़ों के पीछे ना एक बिल्कुल अलग ही जंग चल रही होती है। एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र। और ये लड़ाई ये हथियारों से नहीं, बल्कि कागज के पन्नों पर लड़ी जाती है। जी हां, कॉन्ट्रैक्ट के पन्नों पर। और यही पन्ने डिसाइड करते हैं कि कोई कमाल का प्रोजेक्ट एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बनेगा या फिर एक भयानक फाइनेंशियल डिजास्टर। तो इस अदृश्य युद्ध क्षेत्र को समझने के लिए हम एक गाइड का सहारा लेंगे। ये गाइड है मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी की किताब द क्लेम हंटर। और देखिए, ये कोई एकेडमिक थियरी वाली किताब नहीं है, नहीं, ये तो सीधे इंडस्ट्री के अंदर से, खाइयों से निकली एक तरह की प्लेबुक है। ये वो किताब है जो सिखाती है कि कैसे छुपे हुए खर्चों का शिकार किया जाता है और प्रोजेक्ट्स को डूबने से बचाया जाता है। सिद्दीकी की एक बात ना सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग भी एक फाइनेंशियल डिजास्टर में बदल सकती है। वजह सिर्फ इतनी सी कि कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से समझा नहीं गया। मतलब सारा असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, कागजों पर। अच्छा, तो इस खेल में ना बेसिकली दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। और पता है क्या, उनकी सोच, उनकी मानसिकता ही तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक तरफ है एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरी तरफ है स्ट्रैटेजिस्ट। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की। ये वो लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस सिंड्रोम के शिकार होते हैं। मतलब उनका काम एकदम पोस्ट ऑफिस के बाबू जैसा होता है। कोई जानकारी आई, उस पर ठप्पा लगाया और आगे फॉरवर्ड कर दिया। बस, न कोई सवाल, न कोई एनालिसिस, न कोई स्ट्रैटेजी। और ये जो कुछ न करने की आदत है ना, ये धीरे धीरे दीमक की तरह प्रोजेक्ट के सारे मुनाफे को खा जाती है। अब ये जो फर्क है ना, वो यहां एकदम साफ दिखता है। मान लीजिए एक सिचुएशन है, काम रोकने का एक लेटर आ गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? वो उसे लॉक करेगा और फाइल में लगा देगा, काम खत्म। लेकिन एक स्ट्रैटेजिस्ट, वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचेगा। वो सबसे पहले उस लेटर की कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वैलिडिटी पर सवाल उठाएगा। फिर वो तुरंत देखेगा कि इसका पैसों पर क्या असर पड़ेगा और कुछ ही घंटों के अंदर एक क्लेम नोटिस तैयार कर देगा। देखिए, एक सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, जबकि दूसरा वो पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। एक स्ट्रैटेजिस्ट की सोच ही अलग होती है। वो सिर्फ रिस्क की लिस्ट बनाकर नहीं बैठ जाता, नहीं, वो उन पर एक्शन लेता है। इसके लिए वो एक 4T फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी भी रिस्क को या तो वो ट्रीट करेंगे, यानी उसका कोई इलाज निकालेंगे, या उसे किसी और पे ट्रांसफर कर देंगे, या फिर उसे टॉलरेट करेंगे, मतलब झेल लेंगे, या आखिरी ऑप्शन उसे टर्मिनेट ही कर देंगे, मतलब जड़ से खत्म। ये होती है प्रोएक्टिव सोच, रिएक्टिव नहीं। तो ठीक है, एक स्ट्रैटेजिस्ट सोचता कैसे है ये तो समझ में आ गया, पर सवाल यह है कि वो असल में करता क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं उन स्मार्ट टूल्स की, उन औजारों की, जिनका इस्तेमाल करके एक स्ट्रैटेजिस्ट सिर्फ एक कलम की ताकत से पूरे प्रोजेक्ट की तिजोरी की रक्षा करता है। अब एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर आते हैं, जो लगभग हर कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है। किसी ने आपको जुबानी तौर पर कुछ करने के लिए कह दिया, आपने काम कर दिया। बाद में जब पैसे मांगने गए तो वो अपनी बात से ही मुकर गया। अब ये जो उसने कहा, इसने कहा वाली तू मैं होती है ना, इसमें लाखों का नुकसान हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बचा कैसे जाए। इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट तरीका, जिसे कहते हैं CVI मेथड, मतलब कन्फर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन। ये सुनने में सिंपल है, पर है बहुत पावरफुल। करना बस इतना है, जैसे ही कोई आपको जुबानी ऑर्डर दे, आप तुरंत उसे एक ईमेल भेजिए जिसमें लिखा हो कि आपने हमें ये करने को कहा है। और उस ईमेल में एक जादुई लाइन लिखनी है, अगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो हम इसे आपकी सहमति मानेंगे। बूम, बस इतना ही। अब वो बात कानूनी तौर पर रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, दूसरी बड़ी मुसीबत है स्कोप क्रीप। ये वो सिचुएशन है जब काम धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन उसके पैसे कोई नहीं देता। इससे बचने के लिए भी एक सीधा साधा प्रोटोकॉल है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही कोई नई ड्राइंग आए, उसमें हुए बदलाव को पहचानो। दूसरा, तुरंत एक फॉर्मल नोटिस भेजो। और तीसरा, सबसे जरूरी, काम शुरू करने से पहले उसकी कीमत बताओ। ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन ही आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। चलो, थ्योरी की बातें बहुत हो गईं। अब देखते हैं कि असल दुनिया में जब दांव पर करोड़ों रुपए लगे हों तो ये स्ट्रैटेजीज काम कैसे करती हैं। इस केस स्टडी में जो रकम दांव पर लगी थी वो थी $85 मिलियन। जी हां, $85 मिलियन। और ये सब शुरू हुआ था एक बहुत छोटे से विवाद से।
तो हुआ ये कि एक बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट पर फायर डिपार्टमेंट ने अचानक एक नया रूल निकाल दिया। उन्होंने कहा कि सेफ्टी के लिए हर स्टेशन पर 2 एक्स्ट्रा इमरजेंसी सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी। अब क्लाइंट ने इन एक्स्ट्रा सीढ़ियों के लिए पैसे देने से साफ मना कर दिया, और उनका तर्क सच कहूं तो बहुत मजबूत था। उन्होंने कहा, देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट फिट फॉर पर्पस है। इसका मतलब सारे सेफ्टी कोड्स और नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारा डिजाइन रिस्क नहीं। और एक पल के लिए ऐसा लगा कि गेम ओवर, कॉन्ट्रैक्टर के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। कॉन्ट्रैक्टर ने एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचना शुरू किया और उन्होंने क्लाइंट के ही दिए हुए कागजों में, मतलब उन्हीं के इलाके में जाकर एक बहुत बड़ी गलती ढूंढ निकाली। और बस यही वो एक पल था जिसने पूरा का पूरा खेल पलट कर रख दिया। कॉन्ट्रैक्टर का जो तर्क था ना, वो सच में जीनियस था। उन्होंने पेश किया इम्पॉसिबिलिटी आर्ग्यूमेंट, यानी असंभवता का तर्क। उन्होंने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि क्लाइंट की 2 डिमांड्स एक दूसरे के खिलाफ थी। उन्होंने कहा, आप हमसे 160 मीटर का स्टेशन बॉक्स बनाने को कह रहे हैं और साथ ही 15,000 लोगों को निकालने की क्षमता भी मांग रहे हैं। फिजिक्स के नियम कहते हैं कि इतने छोटे बॉक्स में इतने सारे लोगों के लिए सीढ़ियां फिट हो ही नहीं सकती। मतलब गलती हमारे डिजाइन में नहीं थी, गलती तो आपकी ही जरूरतों में थी। तो इस पूरी कहानी से, इन सारी बातों से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो एक गोल्डन रूल में छिपा है, एक ऐसा नियम जो हर स्ट्रैटेजिस्ट की सोच की बुनियाद होता है। और वो नियम है, अगर वो लिखा हुआ नहीं है तो वो कभी हुआ ही नहीं। ये लाइन एक पावर प्लांट की केस से निकली है, जहां एक कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ इसलिए $180 मिलियन हार गया क्योंकि उनके पास अपनी बातों को साबित करने के लिए लिखे हुए रिकॉर्ड्स नहीं थे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, याददाश्त सबूत नहीं होती, सबूत होते हैं लिखे हुए दस्तावेज। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या कंक्रीट और स्टील की इस बड़ी सी दुनिया में सबसे ताकतवर औजार कोई बड़ी मशीन या क्रेन नहीं, बल्कि एक मामूली सी कलम है? मुझे लगता है इसका जवाब अब हम सबको पता है।